दोस्तों, अगर कल सुबह दुनिया के तमाम बड़े समुद्री रास्तों पर अचानक से सन्नाटा छा जाए, अगर खाड़ी देशों से आने वाले कच्चे तेल के जहाजों का रास्ता रातों रात ब्लॉक कर दिया जाए और ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से क्रैश हो जाए, तो क्या भारत रुक जाएगा? क्या देश की रफ्तार पर ब्रेक लग जाएंगे? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिनेरियो है जिसने दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले तक इसका जवाब शायद डराने वाला होता, लेकिन आज भारत जिस खामोश तैयारी के अंदर जुटा हुआ है, उसने ग्लोबल पावर कॉरिडोर्स के अंदर एक नई हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों, आप सोच करके देखिए, एक तरफ समंदर की अथाह गहराइयों के अंदर अंडमान के पास में 95,000 करोड़ रुपए का एक ऐसा सीक्रेट मिशन चल रहा है जिसे समंदर मंथन का नाम दिया गया है, तो दूसरी तरफ राजस्थान के तपते रेगिस्तान में जमीन के सैकड़ों फीट नीचे नमक की विशालकाय गुफाएं खोदी जा रही हैं। आखिर दोस्तों, भारत इतनी हड़बड़ी में जमीन और समंदर दोनों को एक साथ क्यों मथ रहा है? क्या कोई बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस आने वाला है जिसकी भनक भारत सरकार को लग चुकी है, या फिर ये किसी ऐसे मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा है जो आने वाले दशकों के अंदर भारत को एनर्जी सेक्टर का निर्विवाद बॉस बना देगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम बात करेंगे 2026 के उस भारत की जो अब एनर्जी सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा हथियार बना चुका है। आज डेटा, फैक्ट्स और जियोपॉलिटिक्स का जो सस्पेंस है उसे हम डिकोड करने वाले हैं। वो आपको भारत की असली ताकत का एहसास भी करवाएगा। दोस्तों, हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जब अमेरिका और ईरान के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पर पहुंची, तो दुनिया को लगा कि भारत सबसे ज्यादा सफर करेगा। लेकिन भारत ने वहां से एक ऐसा खौफनाक सबक सीख लिया है जिसने भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को हमेशा के लिए बदल करके रख दिया है। आज हम आपको भारत की उस ग्रैंड स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाले हैं जो बाहर से भले ही नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगे, लेकिन अंदर से ये एक ऐसे अभेद्य किले का निर्माण है जिसे भेद पाना अब किसी भी ग्लोबल पावर के बस की बात नहीं है। दोस्तों, इस पूरी स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस प्रेशर पॉइंट को समझना होगा जिसने भारत सरकार को इतने बड़े फैसले लेने के ऊपर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, बात इसी साल फरवरी के आसपास की है। मिडिल ईस्ट के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने पीक पर थी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में एक ऐसा हाई रिस्क सिचुएशन बन गया जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। हुती नेटवर्क की वजह से रेड सी के अंदर कमर्शियल जहाज़ों का आना लाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया, नामुमकिन सा हो गया। और सबसे बड़ा डर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के था। हॉर्मुज का रास्ता दुनिया के ग्लोबल ऑयल ट्रेड का सबसे क्रिटिकल चौक पॉइंट है। दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चा तेल इसी पतले से समुद्री रास्ते से होकर के गुजरता है। जब यहां मिलिट्री प्रेशर बढ़ा तो भारत के लिए सीधे तौर पर एक सिक्योरिटी क्राइसिस खड़ा हो गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे ट्रांसपोर्टेशन, हमारी इंडस्ट्री सब कुछ इसी तेल पर डिपेंडेंट है जो समंदर के रास्ते से यानी कि मिडिल ईस्ट से आता है। दोस्तों, स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर थी कि अगर ये रास्ता कुछ हफ्तों के लिए पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता तो भारत में फ्यूल क्राइसिस आ सकता था। लेकिन भारत सरकार ने पैनिक क्रिएट करने के बजाय इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, भारत सरकार के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा है कि भारत अब अपनी डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन को उस स्केल पर लेकर के जाएगा जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। और यहीं से जन्म होता है उस महा मिशन का जिसे समंदर के नीचे अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों, अभी अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो आंकड़े थोड़े डराने वाले जरूर लगते हैं। भारत को अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल और
50% से ज्यादा नेचुरल गैस दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है। हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ इसी इंपोर्ट बिल को चुकाने के अंदर खर्च हो जाता है। साल 2011 के अंदर दोस्तों भारत अपने डोमेस्टिक सोर्सेज से जितना तेल निकालता था, आज वो प्रोडक्शन घट करके लगभग आधा रह गया है। पुराने तेल के कुएं जैसे मुंबई हाई अब बूढ़े हो गए हैं और वहां से प्रोडक्शन लगातार गिर रहा है। और दोस्तों इस भारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए और फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा दांव चला है। सरकार ने 95,000 करोड़ रुपए का एक मैसिव बजट तैयार किया है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के समुद्री इलाकों के अंदर तेल और गैस के नए कुएं खोदने के लिए झोंका जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट को नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन या आसान भाषा के अंदर समुद्र मंथन का नाम दिया गया है, जिसकी नींव खुद भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल लाल किले की प्राचीर से रख दी थी। इस मिशन का सीधा सा मतलब है कि ऊर्जा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। अगर देश के पास में अपना खुद का फ्यूल नहीं है तो आपकी सारी मिलिट्री पावर, सारी इकोनॉमी कुछ ही दिनों के अंदर ठप पड़ सकती है। इस समुद्र मंथन का सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का समंदर। अभी तक दोस्तों भारत के अंदर सबसे ज्यादा तेल मुंबई के समंदर, राजस्थान, गुजरात और असम से निकाला जाता है, लेकिन सरकार की नजर अब अंडमान के उस अनछुए डीप वाटर ब्लॉक्स के ऊपर है जहां आज तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। मिनिस्ट्री के इंटरनल असेसमेंट और लेटेस्ट सिस्मिक डेटा के मुताबिक अंडमान के समंदर के नीचे तेल और गैस का एक ऐसा असीमित भंडार मौजूद हो सकता है जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की पूरी तस्वीर बदल करके रख देगा। ये कोई हवाई दावा नहीं है। हाल ही में जून के महीने के अंदर अंडमान के पास में एक एक्सप्लोरेशन कुएं की टेस्टिंग चल रही थी और दोस्तों उस दौरान समंदर के बीचों बीच गैस की लपटें जलती हुई दिखाई दी हैं। ये विजुअल्स सिर्फ एक आग नहीं थी, बल्कि ये इस बात का कंफर्मेशन था कि नीचे हाइड्रोकार्बन का एक बहुत बड़ा खजाना भारत का इंतजार कर रहा है। लेकिन समंदर की इतनी गहराइयों से जहां पानी का दबाव किसी भी मशीन को चकनाचूर कर सकता है, वहां से तेल और गैस का निकलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक अल्ट्रा हाईटेक प्रोसीजर है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं। लिहाजा दोस्तों भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए दुनिया की सबसे बड़ी और एक्सपर्ट कंपनीज को भारत बुलाया है। एक्सॉन मोबाइल, शेल और बीपी जैसी ग्लोबल दिग्गज कंपनियां अब भारत सरकार के साथ मिलकर के इस डीप वाटर एक्सप्लोरेशन को अंजाम दे रही हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनके पास में समंदर के नीचे हजारों फीट ड्रिल करने की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको भारत की बदलती हुई पॉलिसी और ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स को समझना बेहद जरूरी है। पहले विदेशी कंपनियां भारत के अंदर तेल खोजने से कतराया करती थी क्योंकि यहां का सिस्टम बहुत स्लो और कॉम्प्लेक्स था, लेकिन अब सरकार ने पुरानी नीतियों को उठा करके डस्टबिन में डाल दिया है और एक नया फ्रेमवर्क लागू कर दिया है जिसे हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी कि हेल्प कहा जा रहा है। इसके साथ ही ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी OALP नाम का एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है जिसने पूरे सेक्टर को ओपन अप करके रख दिया है। पहले दोस्तों कंपनियों को सरकार का इंतजार करना पड़ता था कि सरकार कोई ब्लॉक नीलाम करेगी तब हम बोली लगाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार ने नेशनल डेटा रिपोजिटरी नाम का एक विशाल डिजिटल बैंक बना दिया है। इस बैंक के अंदर भारत के चप्पे चप्पे का जियोलॉजिकल और सिस्मिक डेटा मौजूद है। अब कोई भी ग्लोबल कंपनी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके सैटेलाइट और 3D डेटा के जरिए ये एनालाइज कर सकती है कि भारत के किस हिस्से के अंदर तेल होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर कंपनी को कोई एरिया पसंद आता है तो वो सीधे सरकार को प्रपोजल भेज सकती है कि हम इस ब्लॉक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप इसे नीलाम कीजिए। इसके साथ ही इस सेक्टर के अंदर 100% FDI को भी मंजूरी दे दी गई है। नतीजा ये हुआ है कि जहां कुछ साल पहले तक भारत के कुल 34 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाले तलछटी बेसिन के केवल 6 से 8% के हिस्से में ही खोज हुई थी,
वहीं अब OALP के तहत 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर के नए एरिया को एक्सप्लोरेशन के दायरे के अंदर लाया जा चुका है। सरकार का सीधा टारगेट है कि 2030 तक 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को एक्सप्लोर करना है। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ समंदर के अंदर तेल खोजना काफी है? अगर हम आज बहुत सारा तेल खोज भी लेंगे, लेकिन कल को कोई बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाए और हमारे शिप्स समंदर में ही फंस जाएं, तब क्या होगा? यहीं पर एंट्री होती है भारत की दूसरी और सबसे तगड़ी स्ट्रेटजी की, जिसे सुनकर के अमेरिका और चाइना के भी कान खड़े हो गए हैं। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी है जमीन के नीचे बने भारत के गुप्त तहखाने, जिन्हें हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि SPR कहते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एक सख्त नियम है कि हर बड़े देश के पास में कम से कम 90 दिनों का इमरजेंसी ऑयल रिजर्व होना ही चाहिए। अगर कोई देश इससे कम रिजर्व रखता है तो वो किसी भी ग्लोबल शॉक के सामने बेहद कमजोर माना जाएगा। भारत ने अपने SPR प्रोग्राम के पहले फेज को पूरी खामोशी के साथ में पूरा कर लिया है। इसके तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और कर्नाटक के मैंगलोर और पादूर के अंदर जमीन के अंदर विशालकाय रॉक केवर्न्स यानी कि चट्टानी गुफाएं बनाई गई हैं। इन गुफाओं के अंदर लगभग 38 मिलियन बैरल कच्चा तेल सुरक्षित रखा गया है। ये तेल इतना है कि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में भारत को लगभग 9.5 दिनों का बैकअप दे सकते हैं। अगर इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास में मौजूद 65 दिनों के स्टॉक को भी मिला दें तो भारत के पास में अभी 74 दिनों का इमरजेंसी कवर मौजूद है। लेकिन ये 90 दिन के टारगेट से अभी भी थोड़ा पीछे चल रहा है। और दोस्तों, यहीं पर भारत ने चाइना के उस खुफिया फॉर्मूले को डिकोड किया है जिसने उसे एनर्जी सिक्योरिटी का नया मास्टर बना दिया था। चाइना के पास में आज के टाइम में 400 से 500 मिलियन बैरल का भारी भरकम स्ट्रेटेजिक भंडार मौजूद है। 2020 के अंदर दोस्तों, जब कोविड की वजह से ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ था और कच्चे तेल की कीमतें जीरो और माइनस में चली गई, तब चाइना ने पागलों की तरह दुनिया भर से सस्ता तेल खरीद करके अपने रिजर्व्स फुल कर लिए थे। लेकिन चाइना ने ये तेल साधारण चट्टानी गुफाओं में नहीं रखा, उसने जमीन के नीचे मौजूद नमक की खदानों का इस्तेमाल किया था। इन्हें सॉल्ट केवर्न्स कहा जाता है। दोस्तों, अब भारत उसी एडवांस टेक्नोलॉजी को राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर लागू करने जा रहा है। बीकानेर के पास में जमीन के नीचे प्राकृतिक रूप से नमक की विशाल परतें मौजूद हैं। दोस्तों, भारत की कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने नमक की इन परतों का डीप स्टडी किया है और अब भारत यहीं पर अपनी सॉल्ट केवर्न्स बनाने जा रहा है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चट्टान की गुफाओं और नमक की गुफाओं में आखिर क्या फ़र्क है और ये कैसे एक गेम चेंजर है। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को सॉल्यूशन माइनिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें ज़मीन के नीचे नमक की परत तक एक मोटा पाइप डाला जाता है और वहाँ से अत्यधिक प्रेशर के साथ में गर्म पानी अंदर पंप किया जाता है। ये गर्म पानी नमक को पिघला देता है और उस खारे पानी को दूसरे पाइप से बाहर निकाल लिया जाता है। जब सारा नमक पानी के साथ में बाहर आ जाता है तो जमीन के नीचे एक बहुत ही विशाल और पूरी तरह से एयर टाइट और लिक्विड टाइट सील गुफा बन जाती है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर चट्टानों को काट करके गुफा बनाने में डायनामाइट लगते हैं, अरबों रुपए लगते हैं और 5 से 7 साल का वक्त लग जाता है। लेकिन पानी से नमक पिघला करके गुफा बनाना बेहद सस्ता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये काम हो जाता है। सबसे बड़ी बात, नमक की दीवारों से तेल ना तो रिस सकता है और ना ही गैस बाहर आ सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा 700 मिलियन बैरल का SPR अमेरिका के पास में मौजूद है और अमेरिका का पूरा रिजर्व टेक्सास और लुइसियाना के तटों पर इन्हीं सॉल्ट केवर्न्स के अंदर मौजूद है। भारत अब इसी दुनिया की सबसे एडवांस और सेफ टेक्नोलॉजी को राजस्थान में डिप्लॉय करने जा रहा है। जब ये सॉल्ट केवर्न्स बनकर के तैयार हो जाएंगे तो भारत किसी भी वॉर टाइम पे या फिर सप्लाई चेन शॉक के दौरान मिनटों के अंदर अपना तेल निकाल सकेगा। इस ग्रैंड स्ट्रेटजी का एक और सबसे शानदार और हिडन लेयर है जिसे कमर्शियल कम स्ट्रेटेजिक मॉडल ज़्यादा कहा जाता है। दोस्तों, ज़मीन के नीचे गुफाएं बनाना और फिर उसे करोड़ों बैरल तेल से भर करके रखना, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। भारत सरकार ने यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमेटिक चाल चली है।
दोस्तों सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोजा है। दोस्तों भारत सरकार ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी कि एडनॉक जैसी विदेशी सरकारी कंपनियों से कहा है कि आप अपना तेल हमारे मंगलुरु के एसपीआर में स्टोर कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि आप ये तेल आम दिनों के अंदर इंडियन रिफाइनरियों या दुनिया में कहीं भी कमर्शियल रेट के ऊपर बेच सकते हैं। लेकिन अगर कल को कोई युद्ध होता है या भारत पर कोई क्राइसिस आता है तो उस रिजर्व में रखे तेल पर पहला अधिकार भारत सरकार का होगा, जिसे फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल कहते हैं। यानी इमरजेंसी में विदेशी कंपनी उस तेल को किसी और को नहीं बेच पाएगी। इससे भारत का हजारों करोड़ का रुपए बच गया है। दोस्तों हमें तेल खरीदने, उसे स्टोर करने का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा और फिर भी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह से गारंटीड हो गई है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने गल्फ कंट्रीज को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हमेशा के लिए लॉक कर दिया है। सरकार अब फेज 2 के तहत ओडिशा के चांदीखोल और कर्नाटक के पादूर में भी नए रिजर्व बना रही है, जिससे भारत की कुल कैपेसिटी 11 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा हो जाएगी और हम 90 दिन के उस क्रिटिकल मार्क को आसानी से पार कर लेंगे। अब दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि भारत की ये प्लानिंग सिर्फ फ्यूचर के लिए है, तो रूस यूक्रेन क्राइसिस के दौरान भारत ने जो किया है वो इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल है। जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया के ऊपर भारी सैंक्शंस लगाए थे और ग्लोबल मार्केट के अंदर रसिया का तेल कोड़ियों के भाव बिकने लगा था, तब अमेरिका और यूरोप के भारी दबाव के बावजूद भारत नहीं झुका। भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए भारी डिस्काउंट के ऊपर रशियन ऑयल को खरीदा। भारत ने सिर्फ अपनी डेली रिफाइनरी जरूरतों को नहीं पूरा किया, बल्कि अपने विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादूर के एसपीआर टैंकों को इसी सस्ते तेल से लबालब भर दिया था। एक तरफ यूरोप एनर्जी क्राइसिस और इन्फ्लेशन से जल रहा था, वहीं भारत ने करोड़ों डॉलर्स की बचत करके अपनी इकोनॉमी को एक जबरदस्त शील्ड प्रोवाइड कर दी थी। दोस्तों ये दिखाता है कि न्यू इंडिया का डिप्लोमेटिक नैरेटिव अब डिफेंसिव नहीं बल्कि बेहद एग्रेसिव और कैलकुलेटेड है। ईरान क्राइसिस के दौरान भी भारत ने पैनिक नहीं किया, बल्कि अपने सप्लायर्स की लिस्ट को 27 देशों से बढ़ाकर के 41 देशों तक पहुंचा दिया। दोस्तों रसिया, इराक, सऊदी अरेबिया, अमेरिका और वेनेजुएला जैसे अलग अलग ब्लॉक्स से तेल खरीद करके भारत ने किसी भी एक रीजन के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। अब हम इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ आते हैं, जो समंदर से निकल करके सीधे राजस्थान के रेगिस्तान में पहुंचता है। दोस्तों राजस्थान आज भारत के तेल नक्शे का सबसे चमकता हुआ सितारा बन चुका है। राजस्थान का बाड़मेर सांचौर बेसिन आज भारत के कुल डोमेस्टिक कच्चे तेल के प्रोडक्शन में लगभग 20 से 22% का भारी योगदान दे रहा है। दोस्तों साल 2004 के अंदर जब केयर्न एनर्जी ने बाड़मेर के अंदर मंगला तेल की खोज की थी, तो वो पिछले 2 दशकों के अंदर भारत की सबसे बड़ी ऑन शोर डिस्कवरी थी। उसके बाद में भाग्यम और ऐश्वर्या फील्ड्स मिले और हाल ही में दुर्गा ब्लॉक जैसी नई खोजें भी हुई हैं। यहाँ पॉलीमर फ्लडिंग जैसी एडवांस एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि पुराने कुओं से भी आखिरी बूंद तक तेल निकाला जा सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज भी है। दोस्तों राजस्थान से निकलने वाला तेल मोमी या वैक्स टाइप का होता है। इसे नॉर्मल पाइपलाइन से नहीं भेजा जा सकता क्योंकि ये जम जाता है। और दोस्तों इसके लिए दुनिया की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन बाड़मेर से गुजरात के सलाया तक बिछाई गई। लेकिन भारत का विजन सिर्फ तेल निकालने तक सीमित नहीं था। भारत चाहता था कि जहां तेल निकल रहा है वहीं पर उसका पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो। और इसी विजन का नतीजा है राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा में बन रही एक विशालकाय रिफाइनरी, जिसे HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड या HRRL कहा जाता है। ये कोई आम रिफाइनरी नहीं है, ये 72,000 करोड़ रुपए का एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है
जो पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदलने वाला है। दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और राजस्थान सरकार के ज्वाइंट वेंचर वाली इस रिफाइनरी की क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है, यानी हर साल 90 लाख टन कच्चा तेल यहां रिफाइन होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा कैच कुछ और है। ये भारत की पहली ऐसी रिफाइनरी है जो पूरी तरह से एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ में इंटीग्रेटेड है। और इसका सीधा मतलब यह है कि यहां सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं बनेगा, बल्कि उन केमिकल्स, सॉल्वेंट्स, पॉलीमर्स और प्लास्टिक का कच्चा माल भी प्रोड्यूस होगा जो आज तक हम चाइना या दूसरे देशों से महंगे दामों पर इंपोर्ट करते थे। इस एक फैसले ने दोस्तों पूरी की पूरी सप्लाई चेन को भारत के अंदर शिफ्ट कर दिया है। दोस्तों, इस रिफाइनरी का आगाज भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है और अब ये रिफाइनरी जब फुल फ्लेज्ड तौर पर स्टार्ट हो जाएगी तो ये सबसे एडवांस्ड और एनवायरमेंट फ्रेंडली BS6 ग्रेड का फ्यूल रेडी करेगी। दोस्तों, बाड़मेर और उसके आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके के अंदर डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज का एक ऐसा जाल इससे बिछ रहा है जो लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी लगातार दे रहा है। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज और केमिकल प्लांट्स इस पूरे इलाके के अंदर मशरूम की तरह उगने लग गए हैं। राजस्थान सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू टैक्स और रॉयल्टी के रूप में इससे मिलने वाला है। दोस्तों, ये रिफाइनरी सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं है। दोस्तों, ये इस बात का डिक्लेरेशन है कि भारत अब रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके फिनिश्ड गुड इंपोर्ट करने वाला देश नहीं रहेगा। भारत अब पूरी वैल्यू चेन को अपने देश के अंदर ही कंट्रोल करना चाहेगा। अब दोस्तों, जरा इस पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़ करके देखिए। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर एनर्जी हमेशा से एक वेपन की तरह रहा है। अमेरिका ने पेट्रोल डॉलर के दम पर दुनिया के ऊपर राज किया है। रूस ने गैस सप्लाई के दम पर यूरोप को कंट्रोल करने की कोशिश की है और चाइना ने भारी इंपोर्ट के बावजूद दुनिया भर के अंदर माइनिंग और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके खुद को अजय बना लिया है। भारत अब तक इस गेम के अंदर एक सॉफ्ट प्लेयर हुआ करता था जो सिर्फ मार्केट के रहमो करम पर डिपेंडेंट हुआ करता था। लेकिन अब दोस्तों, 95,000 करोड़ का समुद्र मंथन राजस्थान के बाड़मेर के अंदर चाइना की तर्ज पर बन रहे सोल्ट केवल्स, एडनोक के साथ में स्मार्ट PPP स्टोरेज मॉडल और बाड़मेर के अंदर 72,000 करोड़ की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, ये सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। ये एक बहुत बड़े मास्टर प्लान की डॉट्स हैं जिन्हें अब कनेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, जब अंडमान के डीप वाटर से गैस और तेल बाहर आना शुरू होगी, जब कृष्णा गोदावरी बेसिन से रिलायंस और ONGC के डीप सी रिग्स अपनी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट करेंगे और जब जमीन के नीचे मौजूद नमक की गुफाएं करोड़ों बैरल तेल से फुल रहेंगी, तब भारत की स्ट्रैटेजिक नेगोशिएशन पावर एक अलग ही लेवल पर होगी। अगर कल को हॉर्मुज जलडमरू मध्य के अंदर कोई क्राइसिस आता है या ग्लोबल मार्केट के अंदर तेल के दाम $100 को पार करते हैं, तो भारत के पास में ये लेवरेज होगा कि वो अपने रिजर्व से तेल निकाल करके अपने डोमेस्टिक मार्केट की कीमतों को स्टेबल रख सके। इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, RBI को इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाने पड़ेंगे और आम आदमी की जेब पर सीधा असर भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, एनर्जी सिक्योरिटी का सीधा कनेक्शन देश की फूड सिक्योरिटी और मिडिल क्लास की सेविंग से भी होता है। सरकार ये बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। आज की दुनिया में वही देश अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रख सकता है जिसके पास में एनर्जी इंडिपेंडेंस हो। भारत की इस एग्रेसिव पॉलिसी ने ग्लोबल मार्केट के अंदर कई देशों की कैलकुलेशंस को बिगाड़ दिया है। विदेशी कंपनियों को अब समझ में आ गया है कि भारत का मार्केट अब वन वे स्ट्रीट नहीं रह गया है जहां आप उन्हें अपनी शर्तों पर कुछ भी बेच सकते हैं। भारत अब एक स्मार्ट बायर है जो रसिया से डिस्काउंट पे ऑयल ले रहा है, अमेरिका से तकनीक ले रहा है
और गल्फ कंट्रीज से स्टोरेज इन्वेस्टमेंट करवा रहा है और अपने देश के अंदर एक्सप्लोरेशन का ये मेगा पुश देता है। दोस्तों, ये एक ऐसा पावर गेम है जिसके अंदर भारत ने अपनी सभी कार्ड्स को बहुत ही खूबसूरती के साथ में प्ले किया है। आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर जब भारत का अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और हमारी स्टोरेज कैपेसिटी 90 डेज के क्रिटिकल मार्क को क्रॉस कर जाएंगी, तब हम कह सकेंगे कि भारत असल मायनों के अंदर ग्लोबल एनर्जी शॉक से इम्यून हो चुका है। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कल को अगर हॉर्मुज़ बंद होता है तो भारत कैसे रिएक्ट कर सकता है। नमस्कार दोस्तों।